बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सिदरा नसीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग जो है उसके कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए कि आप उनको जानें और फिर एज अ डिजिटल मार्केटर आप इस दुनिया में काम करें, ऑनलाइन वर्ल्ड में काम करें। हम अपनी पहली स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आज हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग क्या है। ठीक है, समटाइम अगर हम किसी से पूछते हैं, इवन मैं आपसे भी पूछूं कि मार्केटिंग किसे कहते हैं, कोई कहेगा कि मार्केटिंग का मतलब होता है सेल करना, कोई कहेगा मार्केटिंग का मतलब होता है प्रमोशन करना, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। लेकिन असल जो इसका मतलब है वो ये है कि मार्केटिंग इज हाउ यू आर कन्विंसिंग योर ऑडियंस फॉर योर प्रोडक्ट विदाउट डायरेक्ट सेलिंग देम, कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरीके से अपने कस्टमर्स में, अपने क्लाइंट में कन्वर्ट करते हैं विदाउट डायरेक्ट सेलिंग। विदाउट डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जब हम बाजार जाते हैं तो दुकानदार हमें आवाजें लगा रहे होते हैं कि आए बाजी इस शॉप में आ जाए, आए बाजी हमसे खरीद लें, यानी कि वो बार बार जो है ना वो आपको कह रहे होते हैं कि आए हमसे खरीदें। इसी तरीके से आपके घर आपने देखा होगा कि ये जो सिम वगैरह बेचते हैं या आपके घर आते हैं, आपको कहते हैं कि आप उनसे खरीद लें, ये डायरेक्ट सेलिंग होती है। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर आप ऑनलाइन कारोबार देखें, बहुत सारे जिनमें अमेज़ॉन है, दराज है, वहाँ से कभी आपको कॉल आई है कि उन्होंने कहा हो कि आप हमारी ये प्रोडक्ट ख़रीद लें या ये प्रोडक्ट खरीद लें, या फिर आप हमारे इदारे का ही ले लें। मैं अपने इदारे की मिसाल साथ साथ देती रहूँगी क्योंकि हम खुद डिजिटल बिजनेस से वाबस्ता हैं, तो इस वजह से मुझे साथ मिसाल उसकी देनी पड़ेगी। अच्छा, तो क्या कभी हमारे इदारे की तरफ से किसी को कॉल गई है, स्पेशल कॉल गई हो कि आप आएँ और आप हमारी जो है वो कोर्स में इनरोल हों, आप हमारे स्टूडेंट बने? नो, ये डायरेक्ट सेलिंग होती है। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो मार्केटिंग नहीं होती। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने कस्टमर्स को, आप अपने क्लाइंट को इतने बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट करते हो कि आपका काम भी हो जाता है, वो आपके क्लाइंट भी बन जाते हैं, वो आपके कस्टमर्स भी बन जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग भी नहीं होती। तो जो फिजिकल मार्केटिंग होती है उसका सबसे बेहतरीन जरिया जो है वो बिल बोर्ड और साइन बोर्ड्स वगैरह हैं, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है वो डेफिनेटली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होती है। तो इसके लिए फिर हमें मुख्तलिफ ऐसे टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं जिसके ज़रिए हम डिजिटल मार्केटिंग में आ सकें। ठीक है, तो अब आपको मार्केटिंग की समझ आ गई कि आपने अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट को, अपनी ऑडियंस को कन्विंस करना है विदाउट डायरेक्ट सेलिंग दम। आपने उनको डायरेक्ट कुछ भी नहीं बेचना, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको सेल कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास 4 बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर ऑनलाइन वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं, अपना एक नाम बनाना चाहते हैं, अपना एक मकाम बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन स्टेप्स को याद रखें। सबसे पहला हमारा स्टेप है अवेयरनेस, दूसरा है कंसिडरेशन, तीसरा है सेल और चौथा है रिटेंशन। अच्छा जी, अब सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, अवेयरनेस। अवेयरनेस का क्या मतलब होता है कि आपने जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और या फिर आपको किसी क्लाइंट ने अपना पेज या अपना कोई भी प्लेटफॉर्म हैंड ओवर किया है, तो आपने सारे मेरे लेक्चर को इस तरीके से लेना है, जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं सारे के गोया आप अपना बिजनेस कर रहे हो। अब ये आपकी मर्जी, आप अपना बिजनेस करते हो या आप एज अ फ्रीलांसर किसी के लिए काम कर रहे हो। डेफिनेटली जब आपको एज अ डिजिटल मार्केटर हायर करेगा तो वो आपके मशवरे भी मानेगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है मैक्सिमम अवेयरनेस टू पीपल। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का लोगों को बताएं। जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, जितने ज्यादा लोग जानेंगे, जितना ज्यादा आपकी प्रोडक्ट मशहूर होगी, उतने ज्यादा लोग फिर जो है वो आपके कस्टमर बनेंगे, आपके क्लाइंट्स बनेंगे। तो आपने ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो अवेयरनेस आपने फिर फेसबुक पेज के जरिए देनी है, चाहे वो आपने ये वाले इसके गूगल क्रोम के जो एड्स वगैरह होते हैं, गूगल एडसेंस, इसके थ्रू देनी है, चाहे आपने यूट्यूब के थ्रू देनी है, चाहे आपने इंस्टा के थ्रू देनी है, किसी भी तरीके से आपने अपनी जो अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंचानी होती है। आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना होता है कि आप ये काम करते हो। बताने का मतलब ये नहीं कि आप एक एक बंदे को पकड़ के कह रहे हैं कि जी हम ये काम करते हैं, जी हम ये काम करते हैं। नो, आपने किसी ऐसे टूल को यूज करना होता है जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोग बाखबर हो जाए कि आपका जो काम है, आप ये काम करते हैं और ये सर्विस या ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, नॉन ऑडियंस एंड बिजनेस। नॉन ऑडियंस का मतलब यह है कि आपकी
ऑडियंस, कल भी मैंने आपको समझाया था कि ऑडियंस जो है, टारगेटेड ऑडियंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप गलत लोगों के सामने अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस दे रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलना। मैं इसकी मिसाल ऐसे देती हूँ, एक कार बनाने वाली कंपनी है, लग्जरी कार, ठीक है, बहुत बड़ी हैवी कार, और वो फिर उसकी प्रमोशन कर देती है बहुत गरीब लोगों के सामने, जो कि जैसे हम जिनको खाना बदोश कहते हैं, ठीक है, वो बार बार वहाँ खाना बदोशों के सामने वो बिल बोर्ड लगा रही है, खाना बदोशों के सामने वो साइन बोर्ड लगा रही है, खाना बदोशों के सामने वो सारी अपनी सर्विस का और अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी कर रही है। तो आप खुद बताएं उनमें से कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेंगे? उनके पास पैसे होंगे तो वो खरीदेंगे। इसी तरीके से अगर मैं अपने उसकी मिसाल दूं अपने इदारे की, तो जो हमारे कोर्सेज है मोस्टली जो है वो FSC प्लस, मतलब जिनकी एजुकेशन हो हम उनको रखते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश आपकी अच्छी होना, कम से कम गुजारे लायक होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइंट्स के साथ बातचीत कर सकें। तो इसी वजह से हम पहले तालीम पूछते हैं। तालीम जो है वो इंटर या FSC या इसके इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, और अगर मैक्सिमम आपकी एजुकेशन है तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात है। अच्छा जी, तो अब जब हमारी जो ऑडियंस है वो पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स और इस तरह के पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं वो ऐड चला देती हूँ, या मैं ज़्यादा ऐसे लोगों के सामने मशहूरी करती हूँ जो या तो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर 4 या 5 पढ़े हुए हैं। अब बताएं मुझे उससे कितना फ़ायदा होगा? मुझे तो उससे ज़ीरो फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि वो लोग जो जानते ही नहीं हैं कि ये स्किल्स क्या हैं, जो जानते ही नहीं हैं कि इंग्लिश में कैसे बात की जाए, जो कि इन स्किल्स की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं रखते, तो मैं उनके सामने कैसे अपनी प्रमोशन कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो नॉन ऑडियंस जो है वो उसका आपने बहुत ख्याल रखना है कि ऑडियंस जो है वो टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए आपके बिजनेस के लिए, आपकी प्रमोशन के लिए। दूसरी बात, बिजनेस का मतलब ये है कि आप जब शुरू में प्रमोट कर रहे होते हैं अपने किसी भी इदारे को, किसी भी कंपनी को, किसी भी प्रोडक्ट को, तो आपने पहले दिन से नहीं सोच लेना कि अब इसके रिजल्ट्स मुझे मिलना शुरू। आप बिजनेस की तवक्को से नहीं करेंगे, ठीक है। पहले आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक को अवेयरनेस हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे। भले मेरी जो प्रोडक्ट है, भले जो मेरी सर्विस है वो कम लोग ले रहे हो, लेकिन अवेयरनेस ज्यादा हो। अगर आप शुरू से ही कहेंगे कि नहीं भाई अब मैं प्रमोशन रुकवा रहा हूं या रुकवा रही हूं क्योंकि अब तुम मुझे बिजनेस नहीं मिल रहा इससे, तो ये गलत हो जाएगा। इससे क्या होगा कि शुरू में तो डेफिनेटली कम लोग ही अट्रैक्ट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका एतबार बढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता ही लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू होते हैं। जैसे कि हमारी जब एकेडमी स्टार्ट हुई थी तो पहला कोर्स और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स, हालांकि अच्छा खासा तब भी मेरा फेसबुक पे वो था, मतलब एक मेरा नाम था, लेकिन उसके वजूद सिर्फ 2 लोग। आप खुद सोचें कि 2 लोग, मतलब हमारी तवक्को थी क्लास की कहीं 20 कम से कम 20-25 लोगों तक, और हमने रखने भी 20 से थे, लेकिन 2 लोग। तो क्या हमने पेज बूस्ट करना छोड़ दिया? क्या हमने प्रमोशन छोड़ दी? कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हम बिजनेस की तवक्को कर ही नहीं रहे थे। हमने शुरू वाले हमने कहा कि चंद माह हम सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करेंगे, और आप यकीन करें अभी तक मेरी जो एकेडमी है उसका जो मतलब बजट का बड़ा हिस्सा है वो प्रमोशंस के लिए अलग रखा जाता है। प्रमोशन जो होती है वो आपके बिजनेस को 4 चांद लगा देती है, और अगर आप अपने बिजनेस पे खर्च करते हो डेफिनेटली आपको आपका बिजनेस जो है वो उससे कहीं गुना ज्यादा आपको रिटर्न करवाता है। तो बिजनेस जो है शुरू में आपने बिजनेस का ख्याल दिल से निकालना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रमोशन पे तवज्जो देनी है। सेकेंड स्टेप हमारे पास है कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आपने लोगों को अवेयरनेस दे दी। अब जो है लोग आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारा जो आम तबका है डेफिनेटली मिडिल क्लास लोग हैं ज्यादा, हम खुद भी, मैं भी मिडिल क्लास हूं। तो अब होता क्या है कि हम लोगों ने जब भी कोई चीज़ खरीदनी हो, कोई प्रोडक्ट खरीदनी हो, कोई सर्विस, तो बड़ी मुश्किल से पैसे जमा होते हैं हमारे पास। अब एक इंसान जो बहुत मुश्किल से, एफर्ट से कमा के अपने पास पैसे उसने रखे हुए हैं, तो वो क्यों आपकी प्रोडक्ट ले, वो क्यों आपकी सर्विस ले? ऐसा क्या है आपकी सर्विस में, ऐसा क्या है आपकी प्रोडक्ट में कि बोले? तो शुरू में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो या जब आप किसी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो तो आपको ऑफर्स देनी पड़ती हैं, आपको जैसे फ्री वाउचर्स देने पड़ते हैं, आपको डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं। आपको एक कार की कंपनी है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने पहले शुरू में जब उसको अपनी कार को लॉन्च किया तो उन्होंने इसका ये हल निकाला कि फ्री तो डेफिनेटली वो नहीं दे सकते थे। उन्होंने कहा कि भाई इसकी इतने किलोमीटर तक राइड फ्री है, आप इस पे सवारी करें, अगर आपको पसंद आए तो आप हमारी ये प्रोडक्ट बाय करें, अदरवाइज ना करें। तो ये जो फ्री वाउचर्स होते हैं, फ्री डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। हमने भी जब एकेडमी स्टार्ट की थी हमारे बहुत कम फीसेस थी, 1000 से जो हमने स्टार्ट की थी, 1000 और 2000 इस तरह की फीसेस थी। लेकिन
अब उन्हीं कोर्सेज की हमारी फीसेस 10-10 हज़ार तक पहुंच गई हैं। क्यों पहुंची हैं? क्योंकि उनकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो अभी भी मार्केट में जो हमारे कोर्सेज थे वो 30,000 40,000 जो 10,000 का अब हमारा है, और उस 10,000 में से भी अभी भी हम डिस्काउंट देके 5,000 में वो कोर्स करवाते हैं। तो मतलब ये है कि आपको डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं। आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि जब तक आप अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट नहीं देंगे तब तक उनको कैसे पता चलेगा? आपने अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू उनको बतानी है ना, आपने अपनी सर्विस की। इसकी मिसाल इसी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से ले लें, ये कम से कम भी 1 से 1.5 लाख का कोर्स है, लेकिन मैंने ये 10,000 में तारुफी फीस में आप लोगों को करवाया। क्यों? क्योंकि मैं 30 लोगों के रिव्यूज चाह रही थी। आप लोग डेली बेसिस पे ये सुनेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, आपको क्वालिटी का पता चलेगा, आपको मेरी मेहनत का पता चलेगा कि मेरी इसके पीछे कितनी एफर्ट लग रही है, मैं कितनी तवज्जो से आपको पढ़ा रही हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करवा रही हूँ, आपको पसंद आएगा डेफिनेटली इंशाल्लाह। तो आप जो है वो बेहतरीन किस्म के डेली बेसिस पे, ज़ाहिर है जब बंदा लेक्चर सुनता है तो बंदा रिव्यू देता है, इससे आपका ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होती हैं। टीचर का ये फायदा हो जाता है कि उसके पास ढेर सारे अच्छे और बेहतरीन किस्म के रिव्यूज जमा हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आप रिव्यू दें, भले पॉजिटिव दें नेगेटिव दें, वो आपकी मर्जी है। नेगेटिव भी होगा तो हम उसको पॉजिटिव बना लेंगे इंशाल्लाह, वो ऐसे कि हम आपकी शिकायत दूर कर देंगे। तो बात करने या कहने का मकसद ये है कि कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट भी देना है, उनको फ्री वाउचर्स वगैरह भी देने हैं, उनको कुछ ऐसा करना है उनके लिए कि शुरू में लोग जो है, भले आपको बिजनेस ना मिल रहा हो लेकिन लोग आपको ज्वाइन कर रहे हो, लोग आपकी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, लोग आपकी सर्विसेज ले रहे हो, तो इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी और ज़्यादा लोगों को आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू का पता चलेगा, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता चलेगा, और इस तरीके से आपकी सेल्स में इजाफा मुमकिन है। तीसरे नंबर पे अब आ जाती है सेल, यानी कि आपने लोगों को अवेयरनेस भी दे दी, अब उसके बाद आपने लोगों को फ्री डिस्काउंट भी दे दिए। अब आपने ये यकीन दहानी करनी है कि आपके पास जो स्टॉक है, जो सर्विसेज है, वो हर टाइम अवेलेबल है। ठीक है, आपने मतलब ऐसा होता है कि आपने इतने पैसे लगा के प्रमोशन की, फिर आपने उसमें से भी डिस्काउंट दे दिए, अच्छी खासी आपके प्रमोशन पे खर्च हो चुके ना। अब आप अगर जो है सेल्स में लोग आपसे रब्ता करते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी एक शैम्पू बनाने की कंपनी है, आपने अच्छा खासा उस पर खर्चा किया, उसकी प्रमोशन करवाई, अवेयरनेस दी लोगों को, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट भी दे दिए। एक्चुअल आपको भी 1,000 में पड़ रहा था, लेकिन आपने अपना फायदा भी नहीं सोचा। डेफिनेटली बिजनेस में जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है, तो शुरू वाले 6-8 माह आपको कंप्रोमाइज ही करना पड़ता है, बिजनेस में से कुछ निकालना नहीं पड़ता। अच्छा, ये हो गया। अब जब सेल की बारी आती है, जी आपका स्टॉक ही खत्म हो जाता है, टोटल बोतल आपके पास जो थी वो 10 शैम्पू की थी और आपने उसकी प्रमोशन कर दी है कहीं 1,000 वाली। अब क्या होगा? लोग आपसे ऐसा ऐसा बदजन होना शुरू हो जाएंगे, उनको लगेगा कि भाई इनके पास प्रोडक्ट्स है नहीं, ये मशहूरी एवं ही कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो स्टॉक है, आपकी जो सर्विसेज है, वो हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से हमारी एकेडमी है वो कोर्सेज करवा रही है, तो अब हमारे पास अगर हम इसकी इतनी ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास इसके अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनर्स भी मौजूद होने चाहिए। दूसरा ये हमारे पास पूरी तौर पर लेक्चर्स भी मौजूद होने चाहिए, और तीसरी बात ये कि हमारे पास वो कोर्स भी मौजूद होना चाहिए जिसका हमने वहाँ प्रमोशन में मैंशन किया था। ठीक है। अच्छा, चौथा स्टेप अब हमारा जो आता है वो है रिटेंशन। बहुत ज़रूरी स्टेप, बहुत ज़रूरी। मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही है कि रेडी योर सोल्यूशंस फॉर योर कस्टमर्स एनी टाइम एंड गिव वैल्यू टू योर कस्टमर्स। ओके, अब मैं इसकी मिसाल ऐसे समझाती हूँ कि आपके पास आप अपनी एक प्रोडक्ट बेचते हो। मैं शैम्पू की मिसाल को ही लेकर आगे चलूँगी, फिर मैं अपनी एकेडमी की तरफ आऊँगी। अच्छा, आप अपनी जो है वो उनको एक शैम्पू बेचते हो अपने कस्टमर को, आपने पहले इतने ज़्यादा पैसे अवेयरनेस पे लगाए, फिर आपने इतने पैसे डिस्काउंट देने में लगा दिए, फिर आपने सेल भी कर दी। उसके बाद आपने अपने कस्टमर को भूल नहीं जाना। ठीक है, आपने अपने क्लाइंट को भूलना नहीं है। अब क्या होगा कि आपका अगर प्रोडक्ट ख़राब निकल आता है, यानी कि आपने किसी को बेचा है और वो ख़राब निकल आया है, अब वो आपको कॉल करते हैं। अब वहाँ से पता चलेगा कि आपने उस ख़राब प्रोडक्ट के बावजूद भी अपने कस्टमर को पूरी ज़िंदगी के लिए अपना कस्टमर बना लिया है कि नहीं। अगर वो आपको कॉल करता है और आप आगे से बदतमीजी करते हो, हमारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा इस तरह होगा, तुमसे ये ख़राब हुई है बोतल, या तुमने सही इस्तेमाल नहीं किया होगा, मतलब सारा मलबा कस्टमर पे डाल के खुद बरी ज़िम्मा। इससे क्या होगा? एक बार तो उनकी सेल हो गई, दूसरी बार वो बंदा 10 को बताएगा, वो 10 बंदे 100 को बताएंगे, आगे हज़ारों में ये बात जाएगी कि भाई इनकी तो सर्विसेज ही ठीक नहीं है और आगे से इनका कस्टमर केयर का जो इनका मतलब एक सिस्टम है वो इंतहाई ख़राब है, ये लोग तो अपनी गलती ही नहीं मानते। नो, ऐसा नहीं करना। आपका बना बनाया सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। आपने अपने कस्टमर को, आपने अपने क्लाइंट को वैल्यू देनी है। अपनी एकेडमी पे मैं इस मिसाल को इस तरीके से लागू करूंगी कि आप यूं समझ लें, आप हमसे एक कोर्स करते हैं और आप उससे मुतमईन नहीं होते। ठीक है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है अगर हमसे 300 बच्चा सीख रहा है और 300 में से कोई 2 बच्चे ऐसे हों जिनको हमारा पढ़ाने का तरीका
ना समझ आ रहा हो, जिनको हमारा सिखाने का तरीका ना समझ आ रहा हो। ये पॉसिबल है। खुद को बिल्कुल परफेक्ट समझना, ये मैं कहती हूँ यहाँ से इंसान का सवाल शुरू होता है। आप कभी भी परफेक्ट नहीं होते। तो अब जैसे मैं आप 30 को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे 30 में से एक बच्चा ऐसा है जो कहता है मैम मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, मुझे काइंडली आप, मेरे इनबॉक्स में आता है कि मैम मुझे नहीं आपकी समझ आती, आप बताएं मैं क्या करूं। अब मैं अगर उसको कहूंगी कि भाई हम तो ठीक समझा रहे हैं, आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही, आपकी समझ का कसूर है, ये है वो है, या मैं फीस आपको रिटर्न नहीं करती, बस आ गई है तो आ गई है, तो ये इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को नहीं, मैंने कहीं 100 से 200 स्टूडेंट्स या फिर 1000 स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से बिल्कुल ही अपनी अकेडमी से बाहर निकाल दिया है। मतलब एक अब तो वो मेरे स्टूडेंट्स कभी बनेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर इसके बरक्स मैं उसको कहती हूँ कि जी बेटा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप मुझे पूरी बात समझाएं, आपको कहाँ से समझ नहीं आ रही, वो मुझे बताता है कि जी यहाँ से समझ नहीं आ रही। मैं कहती हूँ बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं करवाई जा रही तो मैं ट्रेनर से कह देती हूँ, या अगर मैं खुद करवा रही हूँ तो मैं खुद इसको प्रॉपर तरीके से दोबारा बताने की कोशिश करती हूँ, दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आ जाती तो हम फीस रिफंडिंग की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी ऐसे बंदे का 1 रुपया भी लूँ जिसको मैं कुछ सिखा ना सकूँ, कुछ समझा ना सकूं और बदले में मैं उसकी फीस ले लूं। तो आप क्या कहते हैं? अब जाहिर है आप खुद देखें कि पोलाइटनेस, आपकी शाइस्ता मिजाजी, आपका अच्छा अखलाक, आपका जो वो स्टूडेंट है भले वो किसी भी रीजन से कह रहा हो, आप यकीन करें वो इतना उसने थैंकफुल हो जाना है कि देखें मैं मैम को ये कह रहा हूं और मैम आगे मुझे मेरे साथ इस तरीके से बात कर रही हैं, तो मुझे ये कोर्स एक बार दोबारा मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हो सकता है मेरी ही अटेंशन ना हो कोर्स की तरफ, तो या फिर मैम अगर दूसरे तरीके से मुझे समझा रही हैं तो डेफिनेटली मुझे समझ आ रही है। तो इस तरीके से वो एक बार नहीं, वो 4 बार आपके पास और भी कोर्सेज करेगा। और दूसरी बात ये कि वो और लोगों को भी लेकर आएगा कि इस इदारे की जो ऑनर है, इस इदारे की जो इंतजामिया है, उनका तो रवैया बड़ा अच्छा है, वो तो अपनी सारी गलती एक्सेप्ट करते हैं, वो तो हमें पूरी तवज्जो देते हैं, वो तो हमारे लिए हर सोल्यूशन को पहले से रेडी रखते हैं, हमें वैल्यू देते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आज जब से अकेडमी बनाई है, बल्कि पहले से भी, लेकिन जब से अकेडमी बनाई है तब से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे मुसलसल फीडबैक्स मिले हैं वो इसी बात के मिले हैं कि आप की जो सर्विसेज हैं वो तो शानदार है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका रवैया बहुत अच्छा है। रवैया कैसे अच्छा आया? क्योंकि ये पहला आपका स्टेप होता है, चाहे आप किसी को दोस्त बना रहे हो, चाहे आप किसी को कस्टमर बना रहे हो, चाहे आप किसी को क्लाइंट बना रहे हो, किसी को स्टूडेंट बना रहे हो, आपका अखलाक सबसे पहली चीज़, आपका अखलाक होता है। तो यही चीज़ रिटेंशन में बताने की कोशिश की जा रही है कि आपने अपने कस्टमर को वैल्यू देनी है, उनके साथ प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से बात करनी है ताकि वो आपकी बात को सही तरीके से समझ सकें। आपको अब अगर आप कहते हैं कि जी बहुत माजरत, अगर आप शैम्पू बेचते हैं, आप बहुत माजरत, हो सकता है ये हमसे ही गलती हुई हो, बोतल का ढक्कन खुला रह गया हो, या हो सकता है हमारी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत फॉल्ट होता है, तो हो सकता है आपके पास वो पहुंच गई हो। आप ऐसा करें सर, आप वहां से उसको दोबारा रीपैक करवा के उसको रीडिस्पैच करवा दें हमारी तरफ, मैं आपको आपकी फीस रिटर्न, आपके पैसे रिटर्न करवा देती हूँ या करवा देता हूँ। इससे क्या होगा, कस्टमर पे बहुत अच्छा फीडबैक हो सकता है, बाकी वो प्रोडक्ट खराब हो तो वो कस्टमर क्या करेगा, वो उसको रीडिस्पैच करवा देगा प्रोडक्ट को, और आप बदले में, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें से 99% होगा कि वो कहेगा मुझे सही प्रोडक्ट भेज दें, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बुरा रवैया अख्तियार करते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो 100% कहेगा मुझे तो मेरे पैसे ही चाहिए, मैंने तो दोबारा प्रोडक्ट लेनी ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपने रखनी है ध्यान में। अब हम डिजिटल मार्केटिंग का वैसे जो है वो मैं आप लोगों को स्कोप बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं कुछ जिक्र कर देती हूँ। इसका स्कोप जो है वो फ्रीलांसिंग में और बिजनेस में है। फ्रीलांसिंग में मैंने आपको बता दिया है कि आप फ्रीलांसिंग में फाइवर और अपवर्क और बहुत सारी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पे एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज देंगे किसी भी डिजिटल मार्केटिंग, एज अ डिजिटल मार्केटर किसी भी कंपनी या किसी भी इदारे को, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया ऑनलाइन हो रही है। तो इवन मुझे खुद अपने उसके लिए डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं अकेली हूँ और काम बहुत ज़्यादा है, तो मुझे चाहिए होते हैं लोग ताकि वो मज़ीद आगे मेरे काम को लेकर जा सके। अच्छा, तो फ्रीलांसर के तौर पे भी आपकी अच्छी खासी, मतलब लाखों में कमाई हो सकती है। जब तक मैं फ्रीलांसिंग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की करती रही थी तब भी मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा लेती थी। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे स्कोप है बिजनेस का। आप अगर अपना ज़ाती बिजनेस है और उसको प्रमोट करना चाहते हैं, बहुत 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 शानदार। और दूसरा बिजनेस का आइडिया ये है कि आप जो है
ख़ुद को एज अ ब्रांड पेश करें पब्लिक में, आप एज अ इन्फ्लुएंसर दुनिया के सामने आए। अब अगर आज से 3 साल पहले देखा जाए तो सिदरा नसीम फेसबुक पे हुनैन खान के नाम से मौजूद थी, अपने एक्चुअल नाम के साथ मैं मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए, मैं मार्केटिंग की दुनिया में हूँ, मुझे जो है वो लोगों को अपने साथ इकट्ठा करना चाहिए ताकि जहाँ भी सिदरा नसीम का नाम लिया जाए तो वहाँ पे साथ ये ज़रूर लिया जाए कि ये बंदी काबिल भरोसा है और इसकी बात जो है वो वैलिड होगी। ठीक है, तो मुझे इस मकाम तक आते आते 3 साल लगे, लेकिन आज वो लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सब समेत कोई भी इंसान हो जो मेरे इदारे का नाम सुनता है और जो एक बार मेरी प्रोफाइल विजिट कर ले तो उसने कभी मुझे फीस देने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। वो हमेशा यही कहते हैं कि ठीक है हम आपको, हालांकि एडवांस फी पे करना आजकल कितने फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन सिदरा नसीम का नाम गारंटी बन गया है कि ब्रांड एक बन चुका है कि नहीं ये बंदी जो है वो काबिल भरोसा है। और हम तो इससे, अगर हमें यकीन है कि हम इससे ये स्किल सीखेंगे, इसके इदारे से सीखेंगे तो हमारे साथ धोखा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आपने एज ए इन्फ्लुएंसर, आप जब पब्लिक में आते हो, आप वहाँ पे काम करते हो, इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एज ए इन्फ्लुएंसर काम करने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप ब्रांड एम्बेसडर किसी भी बड़ी कंपनी के साथ बन सकते हो। लोग आपको बाकायदा आपको जो है वो मतलब अप्रोच करते हैं आपको और आपको ऑफर्स देते हैं कि आप हमारी फलां प्रोडक्ट को प्रमोट करें और बदले में हम आपको ये देंगे। आपके पास गिफ्ट्स आते हैं, आपको मैं बताऊँ गिफ्ट्स मेरे पास भी बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब लोग खुद भेज रहे होते हैं कि आप हमारी प्रमोशन कर दें। और मैं फेसबुक पे की आईडी जो है उसको इतना ज़्यादा इसके लिए यूज़ नहीं करती, इसके लिए मैं फिर मेरे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा, तो मैं व्हाट्सएप को यूज़ कर लेती हूँ ताकि जो मेरी फेसबुक प्रोफाइल है उस पर इतने ज़्यादा रिव्यूज़ ना हो, क्योंकि मैं बेसिकली रिव्यूज़ की तरफ जाना नहीं चाह रही। समटाइम ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट कुछ इधर उधर हो जाए। तो बहरहाल अगर आप रिव्यूज़ की तरफ भी जाते हो तो इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, और ये अच्छा खासा आपको देती है, अच्छा मतलब आप ये जो हमारे जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं ये सारे यही तो करते हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर इसी वजह से तो बनाया जाता है, ये ब्रांड्स की प्रमोशन करते हैं और बदले में पैसे लेते हैं। तो आपको भी इसी तरह ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो फ़ौरन हिट जाता है, वो फ़ौरन बहुत आगे चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि आपका नाम एक ब्रांड बन चुका होता है, तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। और आपका भी फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है लोगों का ये ट्रस्ट बरकरार रखें, आप लोगों को जो है वो खुद के साथ इंगेज करके रखें, आप कभी भी उनके साथ धोखा ना करें, उनके साथ फ्रॉड ना करें, सेल्फिश ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से भी मिल सकता है। तो आपके पास दोनों स्कोप है। आप फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरी तरह आप एक्टिव है, एनर्जेटिक हैं और आप अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं तो मैं फिर यही मशवरा दूंगी कि फिर आपको एज ए इन्फ्लुएंसर भी आना चाहिए, फ्रीलांसर भी आए साथ, और फिर साथ में एज ए इन्फ्लुएंसर भी दुनिया के सामने आए। और वो कैसे आप आएंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बता दूंगी इंशाल्लाह। आज का हमारा लेक्चर यही था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा इंशाल्लाह। मैंने टाइम नहीं देखा, आप देख रही हूँ 22 मिनट्स हो गए। उम्मीद है आप मेरे इस लेक्चर से बोर भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। लेक्चर ख़त्म होने के बाद क्लास में एक बार रिव्यू ज़रूर दे दीजिएगा। मैं बार बार बता रही हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगी। आप क्लास में जितना ज़्यादा जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मैं देख रही होती हूँ कि वही बच्चे सबसे आगे जाते हैं, लेकिन जो खामोश होते हैं बस लेक्चर देख के चुप हो गए, ना रहें खामोश। आपको आपका ये फ़र्ज़ बनता है, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप तब भी बताएं, आपको बुरा लग रहा है आप तब भी बताएं कि बुरा लग रहा है तो हम उसको ठीक करेंगे, और अगर अच्छा लग रहा है तो यार आपकी जो टीचर हैं वो इतना तो आप डिज़र्व करते ही हैं कि इतनी मेहनत से रिकॉर्डिंग्स की जा रही हैं, तो बदले में एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा जुमला जो उनकी मोटिवेशन को, उनकी एनर्जी लेवल को बूस्ट कर दे, तो वो बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। वो एक एनर्जी डोज होती है उनके लिए जो उनको मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। और वो जब एनर्जी वाले होंगे आपके टीचर्स, आपके ट्रेनर्स, तो डेफिनेटली आप भी एनर्जेटिक बनेंगे, आप भी एक्टिव बनेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स हमेशा अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलते हैं, जैसा उस्ताद होता है वैसे ही आगे उसके स्टूडेंट्स होते हैं, बनते हैं। वो जितना चमकता सितारा आपका उस्ताद होगा, उससे ज़्यादा चमकते सितारे उसके रोशन सितारे उसके स्टूडेंट्स बनते हैं, और आप सब बनेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।